मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कविता कन्यादान के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हम कन्यादान कविता की व्याख्या कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर के बारे में। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये जो पंक्तियाँ हमारी कविता में आती हैं, तो यहाँ हमसे सवाल पूछा गया है कि हमारे विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कविता में हमने जाना माँ बेटी का कन्यादान करते समय बेटी को सीख दे रही है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों के माध्यम से माँ समझाने की कोशिश कर रही है कि लड़की की जो परंपरागत छवि हमारे मन में होती है वह कोमल होती है, सुंदर होती है, शालीन होती है, सहन शक्ति उसके अंदर होती है, ममता का गुण उसके अंदर होता है और इन्हीं सभी गुणों के कारण लड़की को कहीं ना कहीं कमज़ोर भी मान लिया जाता है। हालांकि ये सभी गुण परिवार को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत ही अच्छे गुण होते हैं जिसके आधार पर एक लड़की दूसरे घर में जाकर दूसरे घर को अपना बना लेती है। इसलिए माँ ने कहा उसका लड़की होना आवश्यक है, लड़की में ये सभी गुण होने चाहिए, परिवार को चलाने के लिए ये सभी गुण होने आवश्यक हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसमें आज की सामाजिक विषम परिस्थितियों का सामना करने का साहस भी होना चाहिए। अगर उसके जीवन में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो उनका सामना करना, डटकर सामना करना, अपने आत्मविश्वास की रक्षा करना, अपने हिम्मत को बनाए रखना, ये सारी सीख भी माँ देना चाहती है। उसे डरपोक या बेबस या लाचार नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे लड़की जैसा दिखाई नहीं देना है। एक लाचार, कमजोर, बेबस लड़की की तरह नहीं दिखाई देना है। वह एक लड़की है लेकिन कमजोर नहीं है। लड़की की जो परंपरागत छवि हमारे मन में उभरती है, कहीं ना कहीं समाज में कुछ लड़कियों को कमजोर मान लिया जाता है, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वो लड़की नहीं बनना है। ऐसी लड़की जैसी दिखाई नहीं देना है। यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है, कविता की जो पंक्तियाँ हैं उसके शाब्दिक अर्थ के साथ साथ इसमें छुपा हुआ अर्थ है कि माँ सीख देना चाहती है, अपने जीवन के अनुभवों से सीख देना चाहती है कि तुम लड़की हो ना, लड़की के सारे अच्छे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, लेकिन लड़की की तरह कमजोर, बेबस, लाचार नहीं बनना है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा होना है, साथ में विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करना है। इसीलिए माँ कहती है लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी यानी कमजोर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जो समाज में कहीं ना कहीं एक छवि बन गई है लड़कियों की, कमजोर होती हैं लड़कियां, कोमल होती हैं, बेबस होती हैं, लाचार होती हैं, तो वैसी लड़की कभी दिखाई मत देना। एक मजबूत लड़की के तौर पर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है। कविता में ये पंक्ति आती है, जलने के लिए नहीं। क भाग में आपसे पूछा गया है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, समाज में स्त्रियों की कैसी स्थिति है। ख भाग में आपसे पूछा गया है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ भावुक होने के साथ साथ अपनी बेटी को अपने जीवन के अनुभवों से सचेत कर रही है, ऐसा माँ ने जरूरी क्यों समझा। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं समाज में ऐसी कितनी ही स्त्रियां होती है जिनको दहेज प्रथा की आग में जला दिया जाता है। दहेज के नाम पर औरतों के साथ कितने अत्याचार किए जाते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है। जिस आग में हम रोटियां सेकते हैं वही आग कभी कभी बेटियों को जलाने के काम आती है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। इसी सामाजिक बुराई की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। लोग दहेज के नाम पर पुत्र वधू के पिता के घर को खाली करके भी चैन नहीं पाते हैं और इस हद तक उनके अत्याचार बढ़ जाते हैं कि बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। वे खुले मुंह से धन मांगते हैं। धन न मिलने पर बहू से बुरा व्यवहार किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और अंततः उसको आग के अंदर धकेल दिया जाता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हम समाज में देखते हैं, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही घटनाएं होती हैं। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन अभी भी नहीं आया है। आज भी समाज के कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो दहेज के भूखे हैं, जो दहेज के लालची हैं और दहेज के नाम पर सब कुछ बेटी के पिता से ही हड़पना चाहते हैं। कवि ऋतुराज जी ने समाज में नारी की ऐसी ही स्थिति की ओर संकेत किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ अपनी बेटी को समझाना चाहती है कि जिस तरह से दहेज के लालची, दहेज के भूखे लोग बेटियों को जला देते हैं आग में, तो कभी इस स्थिति में तुम्हारी स्थिति ना आए। तुम आग रोटियां सेकने के लिए प्रयोग करना, लेकिन जहाँ तक तुम्हारे ऊपर अत्याचार होने की बात आए तो तुम्हें मजबूती से खड़े होना है, तुम्हें डटकर उसका प्रतिकार करना है, उसका विरोध करना है।
और निश्चित तौर पर नारी की ऐसी स्थिति दुखदायी और शोचनीय है, जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। ख भाग में हमसे पूछा गया है, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा। माँ ने अपनी बेटी को इस बारे में सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी बेटी भी अन्य औरतों की तरह, अन्य नारियों की तरह दहेज का शिकार ना हो जाए, कहीं आग में अपना जीवन न खो दे। उसे किसी भी अवस्था में कमज़ोर नहीं बनना है। अगर उसके जीवन में इस तरह की विषम परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी स्थिति का सामना उसको करना पड़ता है, तो उसको अपने आप को तैयार रखना है, उसको अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है। उसको आग रोटियाँ सेकने के लिए ही होनी चाहिए, आग जलने के लिए नहीं होती है। ये बात माँ उनको समझाने की कोशिश करती है। उसे कष्ट देने वालों के सामने उठकर खड़ा होना है, विरोध करना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। कोमलता नारी का गुण है, पर आज की परिस्थितियों में, विशेष रूप से विषम परिस्थितियों में, कठोरता का पाठ अवश्य पढ़ लेना चाहिए। कठोरता के साथ, मजबूती के साथ उनका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई आने पर ऐसी स्थिति का सामना उसकी बेटी को ना करना पड़े। इसलिए माँ ये जरूरी समझती है कि उसकी बेटी को इन सब की जानकारी होनी चाहिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए माँ ऐसी सीख दे रही है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पाठिकाती व धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है, उसे शब्दबद्ध कीजिए। कविता में आई इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद लड़की की जो छवि हमारे मन में उभरती है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। कविता में ये पंक्तियां उस समय आती हैं, माँ कहती है पाठिकाती व धुंधले प्रकाश की, कि जो मेरी बेटी है वो धुंधले प्रकाश में जिस तरह से हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, वैसे ही वो पाठिका है, अपने जीवन रूपी किताब की पाठिका है, उसको पढ़ने वाली है, समझने वाली है। लेकिन अभी तक उसने अपने माता पिता के साथ रहते हुए जिन संस्कारों को देखा है, जिस प्रकार का जीवन उसने बिताया है, केवल सुख ही सुख का आभास उसे हुआ है। उसने कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को ही जीवन में पढ़ा है। अभी आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो विषम परिस्थितियां हैं, विशेष रूप से जो दुख के पल हो सकते हैं, जो कष्ट भरे पल हो सकते हैं, उनको उसने अभी तक नहीं देखा है, स्पष्ट रूप से उनको महसूस नहीं किया है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वैसे ही जो बेटी है वो अभी तक ये मानकर चल रही है कि मैंने जैसा समय अपने माता पिता के साथ बिताया है, वैसा ही समय वो आगे आने वाले जीवन में बिताने वाली है। उसको अभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है कि जीवन इतना आसान और सरल नहीं होता जितना माता पिता के साये में था। आगे उसको अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने माता पिता के संस्कारों में बंधी भोली भाली लड़की उसी रास्ते पर चलना चाहती है जो उसे बचपन से लेकर युवा अवस्था तक दिखाया गया है। बचपन में उसने जैसा समय बिताया है, वो आभास करती है, अनुमान लगाती है, आगे भी उसको वैसे ही पल मिलने वाले हैं। उसने माता पिता की छत्र छाया में रहते हुए जीवन के दुखों का सामना अभी तक नहीं किया है। वह नहीं जानती कि आज का समाज कितना बदल गया है। उसे दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ाओं का अभी तक कोई आभास नहीं है। वह अभी इतनी सयानी और समझदार नहीं हुई है कि आगे आने वाले जीवन की परिस्थितियों के बारे में अनुमान लगा सके। वह तो अज्ञान है, भोली है, सरल है। अपनी छोटी सी धुंधले प्रकाश में जीवन के कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने वाली पाठिका है। अभी तक उसने सुख ही सुख देखे हैं, दुख का अभी आभास नहीं किया है। हमारा अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, या फिर कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। पूरी कविता पढ़ने के बाद हमने देखा माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी के समान समझती है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि वह अपने जीवन के सारे सुख दुख उसी के साथ बांटती थी। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक उसको पाला था, बड़ा किया था, अपने सपने उसके सपनों के साथ जोड़े थे। वही उसके सबसे निकट थी, वही उसकी साथी थी। माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो अनोखा होता है, अटूट होता है, और इसी कारण से माँ अपने सपनों को अपनी बेटी के सपनों के साथ, अपनी इच्छाओं को अपनी बेटी की इच्छाओं के साथ जोड़ लेती है। जिस प्रकार हम अपने जीवन में मेहनत करके खून पसीने की कमाई से अपनी पूंजी को जमा करते हैं, अपनी अंतिम पूंजी को जमा करते हैं, अपने भविष्य के लिए रखते हैं, वैसे ही एक बेटी माँ के लिए अंतिम पूंजी के समान होती है। उसको जन्म से लेकर बड़ा होने तक उसको पालती है, पोसती है, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को उसकी आकांक्षाओं के साथ जोड़ती है। एक माँ का और एक बेटी का जो रिश्ता होता है वो अनोखा होता है। इसीलिए कविता में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि वो उसकी अंतिम पूंजी थी। इसीलिए कविता में बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। पूरी कविता पढ़ने के बाद जो जो पंक्तियां हमें लगती है कि माँ उसमें सीख दे रही है, उन सभी पंक्तियों की व्याख्या हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। पूरी कविता पढ़ने के बाद कौन कौन सी सीख माँ ने दी है, वो सभी हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है।
माँ ने बेटी को अनेक सीख दी। माँ ने कहा, अपनी सुंदरता को देखकर उस पर रीझना मत, उस पर खुश मत होना, बल्कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत भी रहना है। सुंदरता के नाम पर औरतों को काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जाता है। सुंदरता के नाम पर उनको घर की चार दीवारी में, गहनों में और आभूषणों में लाद दिया जाता है, लेकिन आसपास क्या हो रहा है उनके प्रति भी तुम्हें सचेत रहना है। माँ बेटी को कहती है, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, चेहरे को देखकर खुश मत होना, बल्कि जिस पानी में अपने चेहरे की परछाई को देख रही हो उसकी गहराई भी नापने की कोशिश करना। कभी कभी वही पानी हमारा चेहरा दिखाता है और वही पानी जो गहरा पानी होता है वो डूबकर मरने के काम भी आता है। तो इस तरह से हमें आसपास की सामाजिक परिस्थितियों के प्रति सचेत रहना है। यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ हैं। जिस पानी में वह अपने चेहरे की परछाई को देखकर खुश हो रही होती है, कहीं वही पानी उसके लिए जानलेवा साबित ना हो जाए। आगे मैं समझाती हुई कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि जिस आग में हम रोटियां सेकते हैं, जो आग हमारे दैनिक कार्यों में काम आती है, कहीं कहीं वो आग जलाने के काम भी आती है। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो दहेज प्रथा की शिकार हो जाती हैं। दहेज के लालची लोभियों के द्वारा उसी आग में पुत्र वधू को जला दिया जाता है। तो माँ सीख देते हुए कहती है, हमेशा ध्यान रखना, आग रोटियां पकाने के काम आती है, लेकिन वो आग जलने के लिए नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि वही आग जलाने के काम आए। इसलिए माँ अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि इस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे मजबूती के साथ उसका विरोध करना है, अपनी आवाज़ को उठाना है। साथ में माँ कहती है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ बेटी को समझाते हुए कहती है, लड़की होना गर्व की बात है, गौरव की बात है, लेकिन बेचारी लड़की नहीं बनना। ऐसी लड़की, बेबस लड़की नहीं बनना जिसकी परंपरागत छवि हमारे मन में उभरती है, जिनके साथ अत्याचार किए जाते हैं, जिनको दहेज प्रथा की बलि चढ़ा दिया जाता है। ऐसी लड़की नहीं बनना। एक मजबूत लड़की बनना, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी आवाज़ उठाना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। ये सभी सीख कविता के माध्यम से एक माँ अपनी बेटी के कन्यादान के समय दे रही है। अभ्यास के प्रश्नों के बाद रचना और अभिव्यक्ति से हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? क्या आपको लगता है कन्यादान या कन्या का दान करना सही है या फिर नहीं है? यहाँ पर आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या सोच है इसके बारे में? वैसे तो इस प्रश्न के उत्तर में हर विद्यार्थी को अपने विचार लिखने हैं, लेकिन कुछ चर्चा हम कर सकते हैं। अगर हम पुरुष प्रधान समाज में नारी की दयनीय स्थिति की बात करें तो गलत नहीं होगा। अगर हम इतिहास की बात करते हैं और आज की परिस्थितियों की भी बात करते हैं तो नारी की स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी। कुछ बदलाव जरूर आ गए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से हम बदलाव की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में नारी को अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा ही संघर्ष करना पड़ा है। कुछ नारियों ने पुरुष प्रधान समाज में अपनी हिम्मत और अपने साहस के बल पर अपनी पहचान जरूर बनाई, लेकिन सभी की बात करें तो सभी ऐसा नहीं कर पाई। समाज का कुछ ऐसा हिस्सा आज भी है जहां पर नारियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। नारियां पुरुष प्रधान समाज की जातियों का शिकार होती हैं, उनका आज भी शोषण किया जाता है। विवाह के पश्चात लड़की ही लड़के के साथ रहने के लिए अपना परिवार छोड़कर क्यों जाए? लड़की के माता पिता ही लड़की का कन्यादान क्यों करे? इस बात पर हमें चर्चा करनी है, अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। अगर आपको लगता है ये सही परंपरा है तो आप सही के तर्क में अपनी बात लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत परंपरा है, इसको बदलना चाहिए, तो भी आप अपनी अभिव्यक्ति जरूर दे सकते हैं। हम हमेशा बात करते हैं लड़का और लड़की एक समान है, लेकिन बात बातों तक ही सीमित रह जाती है, व्यवहारिक जीवन में नहीं अपनाई जाती है। आज भी हम लड़का लड़की को एक समान कहते हैं, नारा लगाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, दिखाते हैं समाज में कि हम लड़का और लड़की को एक तरह मान रहे हैं, लेकिन ऐसा वास्तविकता में बिल्कुल भी नहीं है। आज भी लड़कियों को बराबरी के हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने हक के लिए, बराबर के हक के लिए, क्योंकि समाज के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, पुरुष और औरतें। लेकिन औरतों को आज भी संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। औरतें आज भी शोषित वर्ग में आती हैं। औरतों के साथ आज भी भेदभाव की स्थिति है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जहाँ तक दान की बात करते हैं तो दान हम किसी वस्तु का करते हैं, दान हम धन का करते हैं, दान किसी ऐसी वस्तु का करते हैं, ज़रूरतमंद को हम देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का दान करना, कन्या का दान करना कहाँ तक उचित है? मेरे विचार में ये सरासर अनुचित है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जरूर अभिव्यक्त कीजिए। रचना और अभिव्यक्ति के बाद कुछ और प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आइए इन पर भी चर्चा करते हैं। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या स्त्री को सिर्फ सौंदर्य का प्रतिमान माना जाना चाहिए? क्या स्त्री सिर्फ सुंदरता की मूर्त है? इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं?
आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, आप अपने घर पर इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या सुंदरता के प्रतिमान औरतों के लिए गढ़ देना सही बात है? क्या सुंदरता के अलावा औरतों की अपनी कोई पहचान नहीं होती? क्या उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता? इसके बारे में विचार कीजिए। और इस विषय पर कक्षा में चर्चा भी की जा सकती है, लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल नहीं हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ वैसे भी चर्चा कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ अफगानी कवियत्री मीना किश्वर कमाल की कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। क्या आपको कन्यादान कविता से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? कुछ पंक्तियाँ आपको मीना किश्वर कमाल जी की दी जा रही है। आइए पढ़ते हैं पंक्तियों को। मैं लौटूंगी नहीं, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको लगता है कन्यादान कविता और इन पंक्तियों में क्या समानता है? इसके बारे में आपने विचार करना है और अपने विचार यहाँ पर आपने अभिव्यक्त करने हैं। मैं लौटूंगी नहीं, मीना किश्वर कमाल जी की ये पंक्तियां हैं, काफ़ी अच्छी पंक्तियां हैं। आप इनके बारे में सोचिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये पंक्तियां कन्यादान कविता से मिलती जुलती लगती हैं या कोई संबंध रखती हैं। जहाँ तक कन्यादान कविता की बात है, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। कन्यादान करते समय उसको काफ़ी ऐसे अनुभवों के बारे में बता रही है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। इन पंक्तियों में किश्वर जी कहना चाहती हैं कि वो एक जगी हुई स्त्री हैं, उसको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं और अब वो वापस लौटकर नहीं आना चाहती। उसमें जागरूकता आ गई है, वो सजग हो गई है समाज की ऐसी परिस्थितियों के प्रति और अब वो सारे बंधनों को तोड़ चुकी है, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। यानी कि यहाँ पर एक जगी हुई स्त्री की बात की गई है, एक जागरूक स्त्री की बात की गई है, एक ऐसी स्त्री की बात की जा रही है जिसने श्रृंगार के लिए पहने जाने वाले गहनों को उतार फेंक दिया है। अब उसको समझ में आ गया है कि गहने और सुंदरता सिर्फ उसके भ्रम के जाल हैं, उसको भ्रम में फंसाने वाले, मोह जाल में फंसाने वाले बंधन हैं। वह वापस अपने घर नहीं लौटना चाहती, वह आज़ादी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहती। इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं स्त्री का क्रोध भी दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से सामाजिक बंधनों से परेशान है, पीड़ित है और क्रोध के भाव में है और उसने अपने आप को जागरूक कर लिया है, अपने आप को सजग कर लिया है और अब उन बंधनों में वापस नहीं बंधना चाहती है। अब वो लौटना नहीं चाहती है, वो अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ना चाहती है, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। कन्यादान कविता से सीधे संबंध नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्त्री की बात यहाँ पर की गई है जो जागरूक है, जो सचेत है। और कन्यादान कविता में भी माँ अपनी बेटी को कुछ ऐसी ही सीख देना चाहती है कि उसको जागरूक होना है, सचेत होना है, बंधन को स्वीकार नहीं करना। कन्यादान कविता में भी माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। और इन पंक्तियों में भी कहा गया है कि मैंने गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। जो गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, सजावट का जो सामान होता है, वो कहीं ना कहीं स्त्री जीवन के बंधन के समान होता है। स्त्री को मोह जाल में फंसा कर रख देता है, वो अपने अस्तित्व की खोज नहीं कर पाती है, वो आसपास की परिस्थितियों के बारे में सोच नहीं पाती है, उन्हीं की चमक धमक में उलझ कर रह जाती है। इसके बारे में आप भी विचार कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने कन्यादान कविता के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।